चलिए, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का लेक्चर चैप्टर हर तरह के कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स और क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया विद डिटेल्ड एनालिसिस। सभी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और रीसेंट इंक्लूजन्स उसमें हमने की। आज हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एजिंग एंड एल्डर अब्यूज़। इस चैप्टर में कलेक्टिवली दो टॉपिक कवर होते हैं। एक टॉपिक ऑफ एजिंग है, दूसरा है एल्डर अब्यूज़। देखिए, कई बार ये ऐसे टॉपिक हमें सामान्य से लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम इस विषय में जानते हैं, ये हमारे आसपास ही तो चीज़ें हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी एक टर्म जैसे कि एजिंग ही है, उसके विषय में आपको दो लाइनें कहने को कहा जाए तो शायद आप टेक्निकली करेक्ट चीज़ें ना बोल पाएँ। ज़्यादातर विचार कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं। कॉमन सेंस पर बेस्ड चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं कि कंसेंसस से खड़ी की गई हों, जिनकी मान्यता हो, जो साइंटिफिकली, फिलोसॉफिकली, सोसाइटल मैनर में एक्सेप्टेबल चीज़ें हों। वो हो सकता है कि कई सारे पर्सनल थॉट्स को जनरलाइज करती। कॉमन सेंस पर खड़ी बातें जनरलाइजेशन की ओर ज़्यादा जाती हैं, वो स्पेसिफिसिटी को देख नहीं पाती हैं। जब हम किसी टॉपिक को एक फैकल्टी की मर्यादा में पढ़ लेते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट डोमेन के तहत पढ़ लेते हैं, तो हम उसके साथ जुड़े हुए सभी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को राइट मैनर में अंडरस्टैंड करते हैं। फिर भारत सरकार की चलाई जा रही सभी योजनाएं भी आपको समझ आने लग जाती हैं। और देश इन विषयों पर चर्चा क्यों करे, ये जानना ज़रूरी होता है इन्हें पढ़ने से पहले। तो ही हम इनके संदर्भ, यानी कि इनके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। क्यों करनी चाहिए चर्चा, ये एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, सपोज़ कीजिए कि कोई भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी ही से नेशन एग्जिस्टेंस में आता है। सपोज़ कीजिए कि कोई भी एक सोसाइटी है और सोसाइटी में एक सेक्शन ऑफ पीपल है जिनकी आयु 60 बरस से अधिक हो चुकी है, और इस दौर में आने के बाद वो इमोशनली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली हर तरह से अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। और ऐसे में वही समाज, या जिसे मैं अब राष्ट्र कह के पुकारूं, वो नेशन, उन्हें किसी भी मैनर में सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उनका इमेंसिपेशन नहीं हो पा रहा, उन्हें सुधार नहीं पा रहा, उनकी परिस्थितियों को बेहतर नहीं कर पा रहा। तो क्या ये एक मॉरल क्वेश्चन नहीं है किसी सोसाइटी के ऊपर, कि जिन लोगों ने अब तक हर तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, सभी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, पॉलिटिकल सिस्टम को, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ सोसाइटी, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, मतलब जिन लोगों ने आपको हर तरह से अस्तित्व प्रदान किया है, आप उन्हीं को किसी भी रूप में सहेज नहीं पा रहे, उनकी परिस्थितियों को सुधार नहीं पा रहे। तो क्या ये किसी भी एक समाज पर नैतिक प्रश्न नहीं है? और ये सिर्फ एक नैतिक प्रश्न ही नहीं है, ये सिर्फ एक मॉरल क्वेश्चन ही नहीं है, ये ध्यान से देखा जाए तो एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बनता है। जैसे एक सोशल क्वेश्चन कैसे बनता है? सपोज़ कीजिए कि आज आप सब खड़े होकर के ये देख रहे हैं युवा अवस्था में या फिर वर्किंग एज सेक्शन के अंदर, कि आपके देश में जो वृद्ध लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, और वो परिस्थिति बदतर है। तो अल्टीमेटली एक सेंस सोसाइटी में प्रिवेल कर जाता है कि कितनी भी वेल्थ अर्न की जाए या कितनी भी मेहनत की जाए, कितनी भी प्रोग्रेस की जाए, पढ़ाई लिखाई की जाए, एक समय के बाद तो परिस्थिति ऐसी ही हो जानी है, हम ऐसी ही परिस्थिति में चले जाएंगे। इससे सोसाइटी के अंदर एक नेचुरल होपलेसनेस क्रिएट होती है। व्यक्ति, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर एक होपलेसनेस क्रिएट होती है कि कुछ भी अचीव करने का लाभ क्या है, जिन्होंने इतना अचीव किया था उनकी आज परिस्थिति क्या है। फिर वो परिस्थिति उदाहरण बनने लग जाती है, और हम सुधार करने की बजाय, उसे बेहतर करने की बजाय, हम उन लोगों के किए हुए कामों से मोटिवेट होने की बजाय, हम उनकी मौजूदा परिस्थिति से डिमोटिवेट होना शुरू करते हैं। सोसाइटीज़ इस मैनर में डिमोटिवेट होती हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, आप अगर ये देख पा रहे हैं कि ये जो परिस्थिति आज खड़ी हुई, वो इस वजह से कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेम्बर्स पर होनी चाहिए थी उन लोगों को बेहतर केयर देने की, वो फैमिली मेम्बर्स उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाते हैं कि कल को अगर हमारे साथ भी हमारी संतान यही करने वाली है,
तो क्या ज़रूरत है उनके लिए किसी भी तरह से कोई वेल्थ प्रोटेक्ट करके रखने की, कंज़र्व करके रखने की, या वेल्थ की सृजन करने का उद्देश्य क्या है? क्यों नहीं ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा लें? क्यों नहीं खर्चा करें? क्यों नहीं मौज उड़ाएँ? वेस्टर्न सोसाइटी में ये थॉट बहुत पहले प्रिवेल कर चुके थे। वो पैसा कमाते हैं, वहाँ की सरकारों ने उन्हें सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स प्रोवाइड किए हैं, जो बुढ़ापे में उनकी मदद करेंगे। ऐसे में वो पैसा कमाते हैं और एक उम्र के बाद, जैसे कि मान लीजिए अमूमन 30, 35, 40 वर्ष के बाद वो दुनिया भर का दौरा करने लग जाते हैं। वो 4 महीने राजस्थान रुक जाएंगे, बनारस चले जाएंगे और कई मुल्कों में घूमने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कोई उन्हें दिखता है कि ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, हमें किसी की ऐसी कोई ज़िम्मेदारी उठानी नहीं है। और हमारी ज़िम्मेदारी में अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही उठानी है जब हम वृद्ध हो जाएंगे। एज केयर सर्विसेज हमारी कंट्री में अच्छी हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं, पेंशन्स हमें मिल जाएंगी। इवन कई इंडियन परिवार जो हैं, जो वृद्ध हैं, कई बुज़ुर्ग, वो विदेश इस वजह से जाते रहे हैं कि पेंशन लग जाएगी और हम पेंशन लगा के इंडिया आ जाएंगे, हम पेंशन लगवा के यहाँ बैठ के वहाँ का पैसा खाएंगे। फिर वहाँ की सरकारों ने भी नियम बदल लिया और पेंशन लगवाना फिर मुश्किल हो गया। पर ये उद्देश्य रहा करता था क्योंकि वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स मजबूत थे। वो वहाँ की सरकारों को, एक तो उनका ये एक वेलफेयर स्टेट होने का रिज़ल्ट था, दूसरा ये उन्हें करना भी पड़ा क्योंकि बहुत समय पहले ही जॉइंट फैमिली सिस्टम्स ब्रेक हो चुके थे। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में बहुत समय पहले ही फ्रस्ट्रेशंस, ऑक्यूपेशंस और स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था, खर्चे इतने बढ़ चुके थे, स्ट्रेस इतना था केयर गिवर के ऊपर कि वो फ्रस्ट्रेशंस उन पर निकलती थी जिनकी उसे केयर करनी होती थी। और रिज़ल्ट ये निकले कि ये हो नहीं पा रहा था। परिवार बहुत समय पहले ही बिखर जाया करते थे। अंततः सरकारों को आगे आना पड़ा कि हम अपने वृद्ध जनसंख्या का किसी तरह से प्रबंध करें, उनका ख्याल रखें। और ऐसे में हर जनरेशन को ये दिखने लगा कि क्या ही लाभ है अपने भविष्य के लिए पैसा इन बच्चों के हाथों दे करके जाने का। ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने भविष्य की सुरक्षा स्वयं करें। इससे एक टेंडेंसी ऑफ आइसोलेशनिज़म आता है। आप अलगाववाद की नीति की तरफ जाते हैं, आप टूटने लग जाते हैं परिवार के सदस्यों से, बॉन्डिंग्स वीक पड़ने लग जाती हैं। तो अगर हर संदर्भ में देखा जाए तो इसके कई मायने निकलते हैं, चाहे वो सोशल हैं, चाहे कल्चरल हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं। अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो एक राष्ट्र यदि सही मायने में अपने वृद्धों की जनसंख्या को मैनेज नहीं कर पा रहा, उनकी सेहत को मैनेज नहीं कर पा रहा, उनके अब तक के तजुर्बे का उपयोग नहीं कर पा रहा, उन्हें सही मायने में समाज और अर्थव्यवस्था में एंगेज नहीं कर पा रहा, तभी वह राष्ट्र में जितनी बड़ी जनसंख्या उन वृद्धों की है, राष्ट्र कमज़ोर होता है उतने ही पक्ष में। यदि वो 15% है या 20% है या 25-30, और एक समय में ऐसा माना जाता है कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 25% तक एज्ड हो जाएगी और 25% वर्ल्ड एजिंग की तरफ जा रहा है। ऐसे में वो 25% वर्ल्ड जो है राजनीतिक तौर पर ख़ुद को कमज़ोर पाता है। वो देख पाता है कि हम किसी मायने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। वो देख पाता है कि हमारा निगेशन है, हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे तजुर्बे व्यर्थ जा चुके हैं, हमारे स्किल्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है और एक नेगेटिव सेंटीमेंट उनमें प्रमोट होता है। ये आपको राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर करता है। कोई भी समाज आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पर तब कमज़ोर होता है जब वो अपने जनों की व्यवस्था बेहतर नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे कोर में है द पर्सन, दैट पॉपुलेशन, दैट सिटीजन। सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो कल्चरल हैं, चाहे सोशल हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो इन्हीं के लिए एग्जिस्टेंस में आती हैं। और जब जब वो व्यवस्थाएं इन्हें सर्व करने से चूक जाएं या ये किन्हीं भी तरह की व्यवस्थाओं से खुद के लिए लाभ नहीं देख पाते, तब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर वो समाज और राष्ट्र बिखरने लग जाता है। ऐसे में भारत जैसा मुल्क, जिसके पास आज एक बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जो ये माना जाता है कि भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज में ले करके जाएगा, साथ ही उसे इस बात की चिंता भी करने की ज़रूरत है कि उसके पास एक अच्छी खासी जनसंख्या ऐसी भी होगी जो 60 बरस से अधिक की होगी। आज वो जनसंख्या यदि 2011 के सेंसस के डाटा के मुताबिक लगभग 100 मिलियन के आसपास हैं, जो कि अभी रीसेंट डाटा की अगर बात करें तो लगभग 140 मिलियन के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक यही जनसंख्या 300 मिलियन के आसपास होगी। 300 मिलियन जनसंख्या यानी कि 30 करोड़ लोग भारत में ऐसे होंगे जो वृद्ध हो चुके होंगे। उन वृद्धों की व्यवस्था भारत को तब करनी है जब भारत स्वयं भी युवा नहीं रह पा रहा होगा। आज भारत की एवरेज एज 29 ईयर्स है। आज भारत युवा है।
लेकिन 2050-60 तक जाते जाते ये परिस्थितियाँ फिर इस मैनर में मेंटेन नहीं रहेंगी, आप उतने युवा नहीं रहेंगे और ऐसे में आपके पास वृद्धों की एक बड़ी जनसंख्या होगी। अगर भारत आज के समय में उतने संसाधन यानी कि उतने रिसोर्सेज नहीं नर्चर कर पाता, उतनी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाता, या फिर भारत आज वो सिस्टम्स इन प्रैक्टिस नहीं ला पाता जो वृद्धों को सहेज सके, तो फिर अगले 20 वर्षों के दौरान आपने आर्थिक रूप में जो भी प्रगति की है वो बहुत रफ्तार से गिर जाएगी, क्योंकि उस समय में ना तो आप युवा रह पाएंगे और आपके पास एक हैवी पॉपुलेशन होगी वृद्धों की, जिसको सहेजने के लिए, जिसके विकास के लिए आपने कोई सिस्टम इन प्रैक्टिस क्रिएट नहीं किया है, सोसाइटी में एक एटमॉस्फेयर नर्चर नहीं किया है, किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स वर्क नहीं कर रहे हैं और उल्टा उन लोगों की बढ़ी हुई जनसंख्या के बढ़े हुए दबाव, तब समाज धराशायी होते हैं, तब समाज गिर जाते हैं। पश्चिम के समाजों की एक खासियत ये रही कि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नियंत्रित थी, उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। दूसरी उनकी फ़ायदे ये थे कि वो बहुत लंबे समय पहले आर्थिक प्रगति के राह पर चल पड़े थे, उनके द्वारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत पहले अचीव करने के रास्ते खुल चुके थे। ऑलमोस्ट 18th 19th सेंचुरी के दौर से ही वो लोग इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पाथ पर थे। ऐसे में कम जनसंख्या, अच्छी आर्थिक प्रगति, अच्छी जीडीपी ग्रोथ उनकी, इन सब चीज़ों ने बहुत लंबे समय पहले ही ऐसे सिस्टम्स प्रैक्टिस में ला दिए थे जिसके द्वारा एजिंग के इशू को मैनेज किया जाए। बड़े बड़े मुल्कों से इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस वहाँ पर माइग्रेट करके जाते रहे और कि उनकी इकोनॉमी को सर्व करते रहे। भारत शायद ऐसी परिस्थिति में ना आ पाए। भारत के पास स्वयं एक बड़ी जनसंख्या है। भारत आज़ादी में उन मुल्कों के मुकाबले बहुत देर से आज़ाद हुआ है। भारत को अभी विकसित देश बनना है। भारत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो इलिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे लोगों को हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट देना है, चाहे शिशुओं की सेहत की बात करें, माताओं की सेहत की बात करें, चाहे पिछड़े हुए इलाके या पिछड़े हुए वर्गों के विकास की बात करें, पर्यावरण के संरक्षण की बात करें, क्योंकि वो जिस दौर में विकसित हुए थे राष्ट्र, उस दौर में उनके ऊपर किसी भी तरह की ऑब्लिगेशंस नहीं थी। ना तो वेस्ट को मैनेज करने की ऑब्लिगेशंस थी, ना ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की थी। उन्होंने रेकलेस स्केल पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया है और विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस वो जीडीपी ग्रोथ रेट्स अचीव की गई हैं। लेकिन आज भारत जैसा मुल्क और दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क जो प्रगति की राह पर हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हुए बहुत ही प्रोग्रेसिव इकनॉमीज़ की तरह आगे बढ़ रहे हैं, उनके सामने कई जिम्मेदारियां हैं। आज भारत को एमिशन नॉर्म्स में यूरो 4 यानी कि BS4 से सीधे BS6 की तरफ ट्रांसफ़र होना पड़ा। भारतीय उद्योग जगत पर यह एक बड़ा दबाव था। क्यों? आज आपकी ऑब्लिगेशंस हैं टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो आप वैसे ही भी तबाह हो जाएंगे, वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। ऑलरेडी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं विश्व स्तर पर। आप जितनी आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वो एक्सट्रीम इवेंट्स उनको उतना ही ज़ीरो में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। अगर हम कुछ नेट गेन करना चाहते हैं, अगर हम ह्यूमन लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है हम सभी वो ऑब्लिगेशंस निभाएं। तो ऐसे में सिचुएशंस इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में बहुत रैंडमली बदल रही हैं, बहुत क्विक बदल रही हैं, बहुत रैंडमली बदल रही हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चीज़ें अगले 20-30 वर्षों में सही में किस दिशा की ओर बढ़ेंगी, किस क्षेत्र में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें सरकार का, अर्थव्यवस्था का, शिक्षा का विकास करना चाहिए। ये चीज़ें अभी ट्रांजिशनल फेज़ में हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पूरी दुनिया में एक सिस्टमिक ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस में आ चुका है, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पे है, चाहे सोसाइटी लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर एक सिस्टमिक ट्रांजिशन का दौर है। फंडामेंटल्स बदल रहे हैं पूरी दुनिया के, हर तरह का सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एक शिफ्ट की ओर है। ये शिफ्ट जब तक होगा, ये ट्रांजिशन, ये उथल पुथल का दौर है। संभावनाएं भी इसी में ही हैं। जो इसको इनकैश कर जाएगा वो लीडिंग प्लेयर के रूप में भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। लेकिन अभी एक सिस्टमिक शिफ्ट का दौर है। उस समय में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, आपकी ऑब्लिगेशंस बहुत कम थी, आप मुक्त रूप में विकास कर सकते थे, सभी तरह की नेचुरल रिसोर्सेज को आप हार्नेस कर सकते थे। कॉलोनियलिज्म का फ़ायदा था आपके पास, दुनिया भर में आप राज कर रहे थे। उनके नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी मार्केट्स, उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज आपने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इकोनॉमीज़ को सर्व करने के लिए यूटिलाइज़ किए उस समय में,
आज ऐसे प्रबंध नहीं हैं। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बनाए हुए कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज दुनिया भर में लोकतंत्र है। आज दुनिया भर में सभी के सभी नेशन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। सभी राज्य अपने नागरिकों के विकास में काम कर रहे हैं। वो आपको उन्हें एक्सप्लॉइट करने नहीं देते। आप किसी पर जा कर के राज नहीं कर सकते, किसी के रिसोर्सेज कंट्रोल नहीं कर सकते, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे में आपको विकसित होना है, ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या, ऐसे में आपको इन चैलेंजेस को किस तरह से पार पाना है। तो भारत के लिए 2050 की परिस्थिति बहुत अलग होने वाली है उन मुल्कों के मुकाबले, क्योंकि आप जनसंख्या में बड़े हैं। अभी आपके सामने कई चुनौतियां हैं। आप बहुत रिसेंटली आज़ाद हुए हैं और एक गुलामी से आज़ाद हुए हैं, तो आपको डिस्टॉर्ट बहुत किया गया था। आपको तो अभी उसे ही ओवरकम करना है और आपको एक लोकतंत्र की एस्पिरेशंस को भी फुलफ़िल करना है, क्योंकि आप लोकतांत्रिक रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। कोल्ड वॉर के दौरान मेजॉरली जो पावर्स ग्रो होती रहीं, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज़ ने राज किया, लेकिन आपको हर तरह के लोकतंत्र की मर्यादाओं को पालना करते हुए आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज क्लाइमेट चेंज पर बड़े स्तर पर चर्चा है, माइग्रेशन के इश्यूज़ पर चर्चा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पर चर्चा है। आज चर्चा है टेक्नोलॉजी कैसे क्लीन हो, कैसे ग्रीन हो, टेक्नोलॉजी का कैसे ट्रांसफ़र हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसानों की कैसे बड़े मुल्क भरपाई करें, कैसे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, कैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं को और लोकतांत्रिक, पारदर्शी, जवाबदेही में बदला जाए। ऐसे ही एक बड़ा विषय है कि कैसे विश्व की तेज़ी से बूढ़ी होती जनसंख्या को, वृद्ध होती जनसंख्या को समर्थन दिया जाए, विश्व को बचाया जाए और जो इकोनॉमी ने गेन किए हैं उन गेन से जो फ्रूट्स मिलने चाहिए लोगों को, वो फ्रूट्स कैसे प्रोलॉन्ग बनाए जाएँ, इकोनॉमिक गेन्स को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, ये विषय हैं। ऐसे में हम इस टॉपिक को जब चर्चा करते हैं, एजिंग एंड एल्डर अब्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पहले ही ये चीज़ें वेस्ट में एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। आज लगातार अखबारों में, मैगज़ीन्स में इससे जुड़े हुए आर्टिकल्स, इससे जुड़े हुए सेमिनार्स आज ऑर्गेनाइज़ कराए जा रहे हैं। कई NGOs इसी विषय में काम कर रही हैं और कम से कम इस समय 7 से 8 योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की इस विषय में कार्यरत हैं कि कैसे इनका जीवन सुधारा जाए। हम बारी बारी से उन सब विषयों पर बात करेंगे। पहले आप परिस्थिति के सत्य को समझें, उसके लिए कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं एट अ ग्लांस। एक दृश्य में आप उन्हें देखिए ताकि हम रेलेवेंस समझ पाएँ इस टॉपिक की कि ये हमारे लिए चर्चा का विषय क्यों बनता है, ताकि हम यकीनी बन सकें डेटा के साथ। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2011 के सेंसस को किताब ने आधार बनाया है और बहुत सही है टेक्निकली ये, क्योंकि रीसेंट डाटाज और भी बहुत से हैं। हम आने वाले समय में लेक्चर में उसे इंक्लूड कर लेंगे, बट सटीक मैनर में सेंसस का डाटा ही मजबूत है भारत के लिए। अभी 2021 में डाटा आना चाहिए था सेंसस का, वो भी आया नहीं। तो 2011 का सेंसस कहता है कि 104 मिलियन एल्डरली पर्सनस इंडिया में रहते हैं, जिसके लिए 60 और उसके अबव की एज को एज माना गया है। हालांकि इस पर अभी पूरी डिस्कशन हम करेंगे। दिस इज़ वेरी बिग टॉपिक कि जब हम एजिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती है एजिंग को परिभाषित करना। इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज टू डिस्क्राइब द एजिंग। व्हाट यू मीन बाय द एजिंग? कौन सी एज को आप बेंचमार्क एज मानते हैं? आप कैसे एजिंग डिसाइड कर सकते हैं? क्या आप एजिंग की जब बात कर रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं? क्या आप साइकोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं? क्या आप बायोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं? आप किस एज की बात कर रहे हैं? वी विल डिस्कस दैट। ओके, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो अभी चर्चा होगा। तो 60 बरस या उससे अधिक की आयु के लोगों को ही इस डेटा पर्पस के लिए हमने एज्ड माना है। उस हिसाब से 2011 में जब भारत की जनसंख्या 1210 मिलियन थी, उसमें 104 मिलियन एल्डरली पर्सन्स थे, जिसमें से कि 53 मिलियन फीमेल्स थी, 51 मिलियन मेल थे। यहाँ से एक आंकड़ा क्लियर हो जाता है आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फीमेल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, यानी कि जो लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ है वो फीमेल की ज़्यादा है। मेल के कंपैरेटिवली फीमेल ज़्यादा लंबा जीती हैं मेल के मुकाबले, महिलाएं ज़्यादा जीती हैं पुरुषों के मुकाबले। ये आपको याद रहना चाहिए। यही एक बड़ी चुनौती है। हमारे देश में सोसाइटी पेट्रियार्कल है, ऐसे में पुरुष ही तमाम निर्णय लेता है, परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का आधार भी पुरुष रहता है, वो आर्थिक आमदनी का आधार भी वही है। और ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में महिलाएं ज़्यादा लंबा जीती हैं पुरुषों के मुकाबले। मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर ऐसी महिलाएं हैं
जो इस उम्र में आकर के विधवा होती हैं, विडो के स्टेटस में होती हैं, ऐसे में उनके ऊपर होने वाली एट्रॉसिटीज़ का लेवल कितना बढ़ जाता होगा ये आपको इमेजिन करना है। क्योंकि जिसके संरक्षण में वो थी वो पुरुष, उसका काउंटर पार्ट अब नहीं है, ऊपर से वो अब वृद्ध हैं, वो अनस्किल्ड हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है उनके पास, वो आत्मिक, वैचारिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप में कमज़ोर हो चुकी हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण है, हम यूटिलाइज़ करेंगे। आंकड़ा फैक्चुअल चीज़ को बताता है, कॉन्सेप्ट उस पर आपको बुनना होता है, कॉन्सेप्ट जिससे कि समाज परिभाषित है। आंकड़ा वो डाटा, वो तथ्य जो कि उस कॉन्सेप्ट का आधार है। ओके, चलिए समझते हैं। द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर द ईयर्स हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। देश ने अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के कारण, बीमारियों को ख़त्म कर लेने के कारण, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चला लेने के कारण देश के अंदर एक्सपेक्टेंसी रेट को बढ़ा दिया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है हमारी। एक समय था जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 34 ईयर्स थी, आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज 70 ईयर्स भी जाकर चली गई है, लगभग वो 66 ईयर्स के आसपास रहती है 2011 के आंकड़े के मुताबिक। आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी में दुगने हो गए हैं और उसका बड़ा कारण है फूड सिक्योरिटी का बढ़ना, न्यूट्रिशन का बढ़ना, इनकम्स का बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंक्रीज़ होना, बीमारियों पर कंट्रोल पा लेना और इम्यूनाइजेशंस। ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया है। इस स्तर पर भारत ने अच्छा किया और उसी बढ़ी हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कारण वृद्धों की जनसंख्या बन गई। ना होती लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ना लोग इतनी उम्र तक जाते। जापान ने बहुत ज़बरदस्त सफलताएं हासिल की हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो आप वहाँ की जनसंख्या देखिए, 100 बरस के, 95 बरस के, 90 बरस के, 105 बरस के, 110 बरस के लोग आम ही वहाँ पर आपको घर घर में मिल जाते हैं। क्यों? देहांत ही नहीं हो रहा भाई, पूरे ही नहीं हो रहे, जी ही रहे हैं। क्योंकि उतना खुराक व्यवस्था मेडिकल की वहाँ, एज केयर, कल्चरल स्ट्रेंथ, ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल हैबिट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द मेडिटेटिव ज़ेन बुद्धिज़्म, ये सारे फैक्टर हैं जिन्होंने उनकी उम्र को इतना बढ़ा दिया। ये सारी चीज़ें हैं, तो आज इतना लंबा जी रहे हैं और रेंगते हुए नहीं, कभी भी नहीं। आप वीडियोस देखें, उन लोगों से मिले, फुल ऑफ लाइफ, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, ये चीज़ ज़रूरी है। तो द इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर द ईयर्स हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली। The number of elderly persons is expected to grow 173 million by 2026. 2011 के मुकाबले 2026 में ये 173 मिलियन हो जाएंगे और आप 2023 में जी रहे हैं। 2023 में जी रहे हैं। मैंने बताया आपको कि लगभग ये आंकड़ा 140 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है और बहुत जल्द ये 2026-27 में 176 मिलियन हो जाएगा। 2050 तक इसे 300 मिलियन तक पहुंचना है। ओके, both the point 2 is both the share and size of the elderly population is increasing over time. In 1961 it was 5.6% of the total population and right now in 2011 the latest census it is 8.3% of the total population. हमारे देश की कुल जनसंख्या का 8.3% के आसपास एज्ड पॉपुलेशन है। ओके, एल्डरली पॉपुलेशन। क्लियर? कितना है वानी? 8 पॉइंट, सुन ही नहीं रहा है मेरे कान, इतनी उम्र वैसे मेरी नहीं हुई, मुझे सुन क्यों नहीं रहा? आप लोगों को सुन रहा है? 8.3, वेरी गुड। और ये 1961 में कितना था? यहाँ जाओ, 5.6%। ठीक है, इट इज़ 5.6%। चलिए, सो कहाँ चला गया ये बोरिंग सा आंकड़ा, बच्चों को याद भी नहीं हो रहा। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। 1961 में कुल जनसंख्या का 5.6% थी, आज 8.3% तक हो चुकी है। ये बड़ा आंकड़ा है और आप ध्यान रखिए कि 2050 तक ये कुल जनसंख्या का 20% होगी। कुल जनसंख्या का 20% होगी। तैयारियां कितनी ज़रूरी हैं?
सुनामी आने वाली है, आपको रेडी होना है। ना हुए तो फिर वही हो जाएगा, जितने राज्य बनाए उतने बह जाएंगे, फिर हम उन्हें सुधारने में लग जाएंगे। दुगना खर्चा कहते हैं इसे। ओके, चलिए अभी तो ये आंकड़े हैं, और भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे। अब मेल कितने होंगे? मेल तो 8.3% तो टोटल पॉपुलेशन का फिगर बताया गया कि इतने वृद्ध हैं। अब इनमें अगर देखें कुल पॉपुलेशन के अंदर 8.2% मेल्स हैं, 9% फीमेल हैं। तो बताया फीमेल ज़्यादा जीती हैं, तो उनका कंपोजिशन तो ज़्यादा होगा। ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डाल के पूछ लेते हैं। और हम अमूमन हम मानते हैं कि मर्द ते घोड़ा कदे बुढ़े नहीं होंगे, पंजाबी गाने वो गलत पढ़ाते हैं। और अमूमन हम लिख देते हैं कि ये स्टेटमेंट तो ग्रॉसली इनकरेक्ट है कि फीमेल ज़्यादा और मेल कम है। हम तो लिख देते हैं कि नहीं, मर्द बूढ़े ज़्यादा हैं, मर्द, औरतें तो बेचारी कब की रिड़क रुड़क के मर जाती हैं। भाई फैक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो अलग है, वो बब्बू मान के गानों में वो वैसे ही है, फैक्ट वो नहीं है। समझ में आई? मर्द फिर बूढ़े होके बंजी पे खाट पे पड़े होते हैं, इसे कहते हैं पंजाबी में नवार वाला मंजा। नवार की होंगी हूँ कईयां भी भुलिया होना वा। फिर औरतें ही सेवा कर रही होती हैं, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे ना, गिलास फड़ा दे। समझो इस बात को, ठीक है? तो बिटिया महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज़्यादा है ओल्ड एज पॉपुलेशन में? महिलाओं की कि पुरुषों की? महिलाओं की। पता लग गया ना आज? एक कदम जागरूक हो गई, एक कदम और भारतीय हो गई, एक कदम और नागरिक हो गई। नागरिक होना एक अधिकार से बड़ा दायित्व है। सिटीजन होना राइट से कहीं ज़्यादा ड्यूटी है। एक आंख बंद करके जी रहा व्यक्ति सिटीजन नहीं कहला जा सकता। उसकी ड्यूटी है कि वो सिटीजन बने, क्योंकि ये नेशन उसने बनाया है। और अगर हमने कुछ बनाया है और हम नहीं देख रहे हैं कि उसे कौन पैरों से रौंद रहा है, तो फिर हमारा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई है ना, कोई घड़ा बनाया है और सो गए आंख बंद करके, और कोई भी रौंद के चला जाए, फिर थप्पड़ आप ही के पड़ेंगे कि बनाया क्यों था। अगर बीइंग सिटीजन हमने ये नेशन बनाया है, तो अब जागना ज़रूरी है, ये ड्यूटी है हमारी। तो सिटीजन होने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, अधिकार बाद में, दायित्व पहले आते हैं। हम एक दिन और ज़्यादा सिटीजन बने, हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा सिटीजन बने, इसके लिए हमें हमारे देश को जानना होता है। यही जिम्मेदारी है हमारी। और जो नहीं जान रहे तो हम सोए हुए हैं, और सोए हुओं को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यदि राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, तो आप लोग हो हल्ला क्यों मचाते हैं? ऐसे में अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग करके करप्शन करता है, फिर आप आपत्ति क्यों जताते हैं? आप नहीं सोए, आपने करप्शन नहीं की, नागरिक होने के कोई दायित्व नहीं है, तो आपने उन दायित्वों के साथ धोखा नहीं किया क्या? ये भी तो एक सवाल है। तो जिस लेवल पर हम करप्शन कर रहे हैं, जिस लेवल पे जो है वो उस लेवल पे करप्शन कर रहा है। हम बीइंग अ स्टूडेंट करप्शन कर रहे हैं, बीइंग अ फैमिली मेम्बर करप्शन कर रहे हैं, बीइंग अ सिटीजन करप्शन कर रहे हैं, वो बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करप्शन कर रहे हैं, बीइंग अ मिनिस्टर करप्शन कर रहे हैं। आप में, मुझ में, उनमें अंतर क्या है? हम बराबर ही तो हैं। समाज को खोखला बनाने में हम सब समान रूप में दायित्व निभाते हैं ना। हम सबकी जिम्मेदारी है ना समाज को खोखला बनाने में। अकेले उन्होंने कैसे बनाई? ऐसे करप्ट सोसाइटी में हम अपने लिए जब कुछ ढूंढना चाहते हैं, फिर हम भी करप्शन का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि जब सोसाइटी इतनी करप्ट कर दी गई है, अब नॉन करप्ट मैनर में कोई काम निकल ही नहीं सकता, तो फिर हम सब अपना अपना काम करप्शन से निकलवा लेते हैं। ऐसे में जब काम करप्शन से निकल रहे हों, तो नागरिक बनना चाहता ही कौन है? पढ़ना लिखना चाहता ही कौन है? चरित्र का उत्थान करना ही कौन चाहता है? वो कहता है चरित्र पर बात करके क्या होगी, अंततः बात तो पैसों की ही पूछी जाएगी। चाहे वो शादी है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो कुछ भी है, सामने वाला तो वही पूछेगा कि बताओ तुम्हारे पल्ले क्या है। क्योंकि अब ये पूछा ही नहीं जाता कि तुम्हारे पल्ले कोई चरित्र भी है, कोई ज्ञान भी है, कोई विचार भी है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब तक है, ये सत्य है कि वो यदि जी पाएगा तो जीना उसे अपनी अस्मिता के साथ ही है, अस्तित्व के साथ ही है। जब प्रश्न अस्तित्व का आता है, अपनी अस्मिता का आता है, ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती हैं। ये आती हैं वरना अरबों-पति लोग फांसियों के फंदे पर लटक के मरे पाए ना जाते। ये आती हैं वरना डिप्रेशन सबसे अधिक उन्हीं में ना होता। ये आती हैं वरना सबसे ज़्यादा आइसोलेशनिज़म वही लोग ना झेल रहे होते। पैसा इसका उपाय नहीं है।
इसका उपाय है स्वयं की नज़रों में स्वयं का सम्मान। वो आता है जब हम उस पर काम करते हैं जिस पर अब तक किया नहीं होता। जब हम भीतर से बेहतर होते हैं तभी स्वयं का सम्मान हम स्वयं में देख पाते हैं। कितना भी धन बाहरी सम्मान को अर्जित करने में सक्षम हो सकता है, पर स्वयं के लिए स्वयं से सम्मान अर्जित करने में धन की कोई उपयोगिता नहीं है। ये सदैव याद रखिएगा। स्वयं के लिए जो स्वयं का सम्मान अनुभव होता है वो स्वयं के दायित्वों की पूर्ति करके ही होता है, और दायित्व वही है जो धर्मानुसार पूरा किया जाए। उसमें यदि कोई अधर्म का गुण है वह दायित्व नहीं, वो दायित्व नहीं, वो छल है। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आए आंकड़े पर वापस चलें। चलिए, वेरी गुड। तो ये डाटा है। नेक्स्ट, 71% इन रूरल एरियाज। तो टोटल एल्डरली पॉपुलेशन जो है देश की, 71% उसमें से रूरल एरियाज़ में है और 29% अर्बन एरियाज़ में है। ऐसा क्यों हुआ होगा बेटा? इसे यही बिठाऊंगा। देखो, इसकी हेडलाइटें जल गई यहाँ बैठ के। वहाँ जो बैठी थी सिर्फ फॉग लाइटें जल रही थी, यहाँ बैठ के जली हैं बेटा। वो भी टोयोटा हिलक्स लेटेस्ट। अब समझ भी रही हो। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि देश की अप्रॉक्स 70% जनसंख्या ही गाँव में है। जब देश की 70% जनसंख्या गांव में है तो बूढ़े थोड़ी ना कहीं अंतरिक्ष में रह लेंगे, वही गांव में ही रहेंगे भाई। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ बूढ़ा, ये भी एल्डर अब्यूज़ का हिस्सा, ये भी अब्यूज़ का हिस्सा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुदगुदी और हंसी ये भी पैदा कर रहा है। ये अब्यूसिव ही है, क्योंकि अभी जब आप में से किसी के प्रति कोई दूसरा थोड़ा भी हंसा तब आपको पता चलता है अब्यूज़ क्या होता है। ओके, ये भी बुली करने जैसा है, इसलिए मैं प्रयोग भी कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा समझ पाओ। चलो, तो कितने प्रतिशत वृद्ध रहते हैं गांवों में? फिर नकल मार रही है, हेडलाइटों से पूरा काम ले रही है। 71% है। और कितने प्रतिशत रहते हैं शहरों में? 29। ये लॉजिक सेंसर किया गया, 100 से 71 माइनस करो तो 29 ही बचता है। हर चीज़ के लिए मेमोरी जरूरी नहीं है। सेक्स रेशो वाइज, सेक्स रेशो जो है 1951 में 1028 थी। सेक्स रेशो देखो, क्योंकि मर्द पहले मरते हैं, औरतें ज़्यादा जीती हैं, तो फिर कितने पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, इसे सेक्स रेशो कहते हैं। अगर हम एज्ड पॉपुलेशन में इसे देखें तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा ही होंगी। नेचुरल सा आंकड़ा है। अब बताओ, यही स्टेटमेंट में आ जाए कि हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो तो कमज़ोर है लेकिन एज्ड सेक्स रेशियो ये है, आप आंसर क्या करेंगे बताइए? आंकड़ा सही है कि सेक्स रेशियो वाइज 1951 में 1028 वाज द सेक्स रेशियो, 2011 में 1033 इज द सेक्स रेशियो। ओके, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1033 महिलाएं हैं। 1033 महिलाएं हैं, 33 महिलाएं अतिरिक्त हैं। दैट्स ऑल। वो 33 का गुजारा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैट्रियार्किक सोसाइटी में उनका संरक्षक जा चुका है। उनके लिए खास व्यवस्था करनी है, तो विडो पेंशन स्कीम और बाकी सुधार कार्य कैसे राज्य करता है? फिर सोच करके देखिए, क्यों करना पड़ता है ना? पुत्र तो है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पति की भूमिका यहाँ पर अलग है। और इस समय LGBTQ मामले में जो केस चल रहा है उसमें यही भूमिकाओं पे डिबेट चल रही है कि पति की भूमिका क्या है। इन कपल में वाइफ कौन होगा और हस्बैंड कौन होगा, ये डिसाइड करिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। हस्बैंड का कुछ अलग सिस्टम है, वाइफ का, क्योंकि पासपोर्ट में आपका स्टेटस चेक होता है ये कि डॉटर ऑफ हैं या वाइफ ऑफ हैं, ये मैटर करता है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें से, वाइफ कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था किनके द्वारा? जो सरकारी पक्ष के वकील लड़ रहे थे उनके द्वारा। अभी डिबेट निपटेगी, डिबेट तो हो गई, अभी जब फैसले आएंगे फिर देखेंगे क्या नतीजा निकलता है इसका। रूरल एरियाज 66% ऑफ एल्डरली मैन एंड 28% ऑफ एल्डरली वुमेन वर वर्किंग। अगर मैं वर्किंग एल्डरली पॉपुलेशन की बात कर लूँ बेटा, वर्किंग, हेलो उधर क्यों देख रहे हो, अगर मैं वर्किंग एल्डरली पॉपुलेशन की बात कर लूँ तो उसमें फिर 66% मर्द वर्किंग होते हैं, 28% महिलाएं वर्किंग होती हैं। ये ग्रामीण इलाके का आंकड़ा है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा ही था कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा रहता है, तो फिर ये अक्रॉस द एजेस होगा। अब दूसरी तरफ अर्बन एरिया में देखिए 46% मर्द और 11% औरतें वर्किंग होती हैं।
क्यों अर्बन एरियाज़ में इतने कम वर्किंग क्यों होते हैं? उसका एक मेजर रीज़न ये है कि देखिए अर्बन एरियाज़ में इनकम फैक्टर रूरल एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा रहता है, इनकम फैक्टर ज़्यादा रहता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि अर्बन एरियाज़ में कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स अब आ गए हैं उसमें हस्बैंड वाइफ क्योंकि दोनों वर्किंग हैं तो ज़्यादातर ड्यूटी लगा दी जाती है कि बच्चे संभालो घर बैठ के। जितने अपने लड़के लड़कियां विदेश में बुला रहे हैं अपने मम्मी पापा, और या फिर जो दूसरे दूसरे राज्यों में बुला रहे हैं जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, मेन इवेंट नोट करिएगा कि बच्चा पैदा हुआ होगा तब बुलाया गया होगा कि अब मम्मी आ जाइए, कुछ भी करके पहुँचिए, अब टिकट भेज रहे हैं। फिर वो वहाँ पहुँचती हैं, बच्चे को संभालती हैं, संभालते संभालते वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट रहने लग जाती हैं और फिर हम पता चालाकी से एक सवाल पूछते हैं, आप तो बड़ी मतलबी हो रही है, अपना ही पोता अपनी ही पोती संभालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बोरियत हो रही है, आपका कोई लगाव नहीं है इससे। तब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन जीने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंगेजमेंट ज़रूरी नहीं है, कई एस्पिरेशंस हैं जिनका फुलफ़िल होना ज़रूरी है। तो ये भी अब्यूज़ है। उनका इस तरह उपयोग करते हुए उनको प्रतिदिन सुनाना और इमोशनली यूटिलाइज करना अब्यूज़ है। और वो परेशान है कि अब बाहर किसी से बात नहीं कर सकते, कोई हमें कहेगा कि इन्हें अपने बच्चे ही संभालने में प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी ड्यूटी यही नहीं थी, वो घर की डिसीजन मेकर भी थी, वो घर के प्रत्येक फैसलों में अहम भूमिका निभाती थी। तो फिर उस लड़के और लड़की से ये सवाल पूछा जाएगा कि फ़ैसले सारे तुम ले रहे हो, शॉपिंग करने से पहले तुम उनकी सलाह तक नहीं लेते, जो खरीद के लाए हो तुम दिखाने तक की टेंशन तक नहीं लेते, बच्चे संभालने के समय वो तुम्हें पूरी तरह दायित्व निभाती हुई दिखे, ये तब तुम सवाल खड़े करते हो कि आप अब ऐसी हो गई हैं, तो फिर आप कैसे हो गए हो? ऐसे में घरेलू कलेश एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में और इन फैमिली डिस्प्यूट्स का भारी असर पड़ रहा है दिमाग पर पड़ रहे दबाव का, और ऐसे में वर्क एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, रिलेशनशिप्स केओटिक हो रहे हैं और इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो रही है। पैसा कमा रहे हैं, केक भी बड़ा ऑर्डर किया, बर्थडे भी बड़ा था, लेकिन कलेश में भी था, स्ट्रेस बना ही हुआ था। ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं लेकिन उसके पहले एक अजीब सी असमंजस बन गई, एक अजीब सा झगड़ा तड़की, ट्रिप पे भी वही रहा, आने के बाद भी वो ऐसे ही कंक्लूड हुआ। तो पैसा अधिक लग रहा है, चीज़ें अधिक खरीदी जा रही हैं, लेकिन सौहार्द घट रहा है, हारमनी घट रही है, इससे कलेश बढ़ रहे हैं, इससे परिवार बिखर रहे हैं, इससे चीज़ें टूट रही हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि आज हमारे पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, हम ज़्यादा वस्तुएं मंगवा पा रहे हैं। पहले सन 2000-2005 के बीच में पेस्ट्री मंगा ली, हो गया बर्थडे, पेस्ट्री मंगा ली, हो गया बर्थडे। पेस्ट्री में तब क्रीम भी वो होती थी जो दांतों में कड़ीच कड़ीच करती थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। स्कूल में हमारी मम्मी तब बहुत बड़ा दिन माना जाता था जब पेस्ट्री टिफ़िन में डाल देती थी, और जब हम खोलते थे कहते माय गॉड इतना प्यार। तो वो पेस्ट्री जब खाते थे कड़ीच कड़ीच करती दांतों, पता नहीं कौन सी क्रीम भरते थे उनमें, सीधी चीनी वाली। हाँ, अब तो धीरे धीरे बदल गया ज़माना। अब तो भाई केक आता है, वो ऑर्डर ना दिया हो, अगर रैंडमली भी खरीद लाए तो भी आपकी इज्जत घट जाती कि ऐसे ही खरीद लाए, ऑर्डर पे नहीं बनाया, कोई मेरे चॉइस की थीम। मुझे नाग पसंद है, वो तो इसमें बना ही नहीं। स्पाइडरमैन पसंद था, वो तो नहीं बना। अब देखो स्पाइडरमैन बनाओ चलेगा, लेकिन अगर कोई नाग बनवा लाए मेरे जैसा तो कहेंगे बर्थडे में नाग बना लाए। तो वो ऑर्डर करना, मतलब क्रिकेट खेलता है बच्चा तो क्रिकेट बैट गुल्ली उल्ली सब बनी है उसमें, बैडमिंटन सब बना हो, कई तो कैसी कैसी चीज़ें भी बनवा रहे हैं। आडंबर बढ़ रहा है, रस घट रहा है, बर्थडे शूट होते हैं, प्रेगनेंसी शूट होती हैं, सब शूट होता है, बिल्कुल अच्छा है। मैं इन चीज़ों के समर्थन या विरोध में बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सौहार्द घट रहा है, रस घट रहा है, आनंद घट रहा है। वो इसलिए कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि समस्या किधर है। समस्या इधर है कि शायद कोई निगलेक्ट महसूस कर रहा है, शायद कोई आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, शायद कोई फोर्स्ड इनएक्टिविटी फील कर रहा है, शायद कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन महसूस कर रहा है। ऐसे में आप उससे उस समय चाह रहे हैं कि हंसो, हंस के दिखाओ, खुश होके आके शामिल हो,
मुंह क्यों ऐसा बनाया है केक आपके मुंह में?